Hello dear student, this is Praveen Dubey from Drishti Judiciary, and today in this series we are going to discuss about the 42nd Amendment Act, which came into the effect from 11th November 1976. This is a very big amendment, and there are so many issues which is very necessary to discuss, which is very necessary to know crystally with a very important analysis. But we have a very limited time, और हम उसी में चाहेंगे कि the most important and crucial fact which are amended by this Amendment Act, हम उस पर चर्चा करें. तो फर्स्टली हमको इसका बैकग्राउंड देखना है. हम इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे. इसका यस, दिस इज डियर स्टूडेंट, ईयर ऑफ अमेंडमेंट 11th November 1976. The 42nd Amendment is one of the most significant amendments of the Indian Constitution, often referred to as the mini constitution, due to the extensive changes it introduced. But here is my big objection कि 42nd Amendment को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई प्रोविजन, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे फंडामेंटल राइट को स्ट्रक करे, हमको डिप्राइव करे उनसे, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको हमारे राइट्स प्रोवाइड करने के लिए काम करती है. ओवरऑल फिर भी सभी बोलते हैं, तो आप लोग भी बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूं. तो इट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द पीएम लेट इंदिरा गांधी. This period was marked by political unrest, suppression of civil liberties, and significant change to the constitution. The amendment arose from tensions between the executive branch and the judiciary, particularly following the Supreme Court ruling in Golaknath case. As mentioned in this PPT upon the board, हम ये देख रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक कारण. लेकिन अगर हम उसकी चर्चा संक्षेप में ना करें, इन अ वेरी कॉन्साइज वे, अगर हम उसका डिस्कशन ना करें, तो असल में हमें यह पता नहीं चलेगा कि 42nd अमेंडमेंट आया क्यों, क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट आया. और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी संविधान के छात्र हैं, संविधान जानना चाहते हैं, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा, एक्चुअली लाना पड़ा. ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम लोग चले आते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री शुरू होती है गोलकनाथ के केस के बाद. इन गोलकनाथ केस जस्टिस सुब्बा राव हेल्ड कि fundamental right cannot be amended by the anywhere by the any provision of constitution, specifically article 368. मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, और 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की डेफिनेशन है, लॉ है, वो 368 के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते. और 368 के द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है वो 13 क्लॉज 3 के ऊपर इफेक्ट डालता है. ये जजमेंट 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट आया था, और इस जजमेंट ने एक चीज बिल्कुल फुली स्टैब्लिश कर दी कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके. लेकिन जैसे कि हम लोग पहले भी बहुत चर्चा किए हैं कि सोशल जस्टिस और सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी. एक इस जजमेंट के इफेक्ट को दूर करने के लिए 24th अमेंडमेंट लाया गया, और 24th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया. आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कहता है कि
13 का कोई भी लॉ 368 का लॉ नहीं है और 368 का कोई लॉ 13 का लॉ नहीं है। यानी 368 के आधार पर 368 से एम्पावर्ड होकर पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है, वह लॉ 13 का लॉ नहीं माना जाएगा, यानी कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि एक लिमिटेशन जैसी बात इसमें बना दी गई। और 25th अमेंडमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 25th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया। आर्टिकल 31C बेसिकली क्या था? आर्टिकल 31C ने यह कहा कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल 39B एंड C के फुलफिलमेंट के लिए बनाया जा रहा, मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस के लिए बनाया जा रहा है, अल्टीमेटली सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए बनाया जा रहा है, which is a duty of the state, because state is a welfare state. State is a parent patria, guardian of the nation. और गार्जियन का यह काम है कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। तो 31C के थ्रू आर्टिकल 39B एंड C का कोई भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाया अगर जाता है और वो आर्टिकल 14 और 19 को ओवरलैप भी करता है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यहां पर फिर से एक बार लड़ाई हो जाती है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, इसको चैलेंज किया गया, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, और कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। साथ ही साथ कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। 24th को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, 25th को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। लेकिन केशवानंद भारती में जो वास्तविक, जो इनिशियल स्टेज पर जो इशू था, वह इशू था केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट का। एक्चुअली मामला सिर्फ इतना था, 29th अमेंडमेंट किया गया और केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाए गए, जिसकी वजह से कई जो ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड था, उसको लेने का, उसको एक्विजिशन करने का काम किया स्टेट के द्वारा। और इसी के अगेंस्ट एक शंकराचार्य थे जिनका नाम था केशवानंद, वो जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट जस्टिस सीकरी की बेंच है, सबसे लार्जर बेंच थी उस समय की, 13 जजेस थे। बहुमत से कहा 24, 25, 29 इज कॉन्स्टिट्यूशनल, और केशवानंद भारती जी हार जाते हैं क्योंकि संविधान जीतता है। इसके बाद एक जो समस्या फिर से पैदा हुई कि कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर को मत छूइएगा, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकते। यह भी कहीं ना कहीं स्टेट के पावर को कंट्रोल करने के लिए किया गया। इसी दौरान कुछ घटनाएं और हैं जिसको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। 26th अमेंडमेंट भी इसी के साथ पारित किया गया अलग अलग समयों पर, लेकिन 42nd के पहले की क्या कंडीशन है, प्रीवी पर हटा दिया गया, और जिसकी वजह से आर्टिकल 291 और 362 को एबॉलिश कर दिया गया। यह भी राजा महाराजाओं का हक छीना गया, बिल्कुल होना भी चाहिए था, आर्टिकल 14 का वायलेशन था। 27th इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू दीज ऑल अमेंडमेंट व्हाट यू वांट टू अचीव, एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि क्या हुआ जिससे इंदिरा जी इमरजेंसी तक चली गई और 42nd को पारित भी करना पड़ा। तो आप देखिए मोम की गुड़िया कैसे आयरन लेडी बन गई है। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 भी पारित किया, और इसके तहत नॉर्थ ईस्ट जो आज हमको दिखाई देता है,
इसको कह सकते हैं कि इसका जन्म होना शुरू हुआ। त्रिपुरा, मेघालय, ये सारी, मणिपुर, ये आने लगे। और 28th इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के पंखों को काटने का थोड़ा सा काम इस अमेंडमेंट एक्ट से भी हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि सामने बात आती है, उसी दौर में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था नागालैंड की मुक्ति का, और इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागालैंड को फिर से भारत के साथ जोड़ते हुए एक स्टेट का दर्जा प्राप्त हो जाता है। फिर इनका एक कद और ऊपर बढ़ता जा रहा है। 35 और 36 अमेंडमेंट भी आप जानते हैं। सिक्किम 22nd स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है भारत का, और यहां पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, नामग्याल डायनेस्टी थी, वो शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन वहां की जनता चाहती थी। अल्टीमेटली ये भी एक पूरी दुनिया में मैसेज गया कि ये एक बहुत पावरफुल लेडी है। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश इशू, जो मुक्ति वाहिनी, वंग मुक्ति वाहिनी का जो दौर चला, मुजीद जो थे उसके प्रणेता थे, उनको किस तरह से सपोर्ट किया गया, किस तरह से वहां पाकिस्तान में चुनाव हुए, चुनाव में इनकी पार्टी जीतती है, लेकिन उसके बावजूद भी जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार और सैन्य शासन उनको नहीं बनने देते। एक लंबी कहानी, वो आपके काम की अभी नहीं है। अल्टीमेटली बांग्लादेश की मुक्ति का काम किया, और बांग्लादेश को डिजूरे रिकॉग्निशन यानी विधितम मान्यता देकर एक देश बनाने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। और उसी मामले में आप लोग को याद होगा कि 93,000 सैनिकों को भी आत्मसमर्पण के लिए हमारी आर्मी ने मजबूर कर दिया। तो बांग्लादेश इशू पूरे देश में, पूरी दुनिया में, अमेरिका अगेंस्ट था, उसका 7वां बेड़ा आ गया था, चाइना अलग अगेंस्ट था, चाइना पाकिस्तान का साथ देना चाहता था। उसके बावजूद भी बांग्लादेश के लिए इंदिरा जी खड़ी हुई। और एक बहुत अच्छी बात क्या हो गई कि यूएसएसआर, जो आज का रशिया है, व्लादिमीर पुतिन वाले, वो अपनी ओर से भारत की ओर हाथ बढ़ाता है। और शक्ति देखिए समानांतर थी, अमेरिका की, रसिया की, चाइना की, उस समय भी। और जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी से हाथ मिलाता है तो बाकी बड़े लोगों को लगता है कि छोटा आदमी जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी, और यूएसएसआर भारत के साथ पैक्ट करता है और कद बढ़ गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए एक्ट लाया इन्होंने। यद्यपि आरसी कूपर के केस में हार का सामना भी देखना पड़ा, लेकिन उसके लिए फिर इन्होंने बिल्कुल अधिनियम पारित करते हुए बैंकों का, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का निर्माण इंदिरा गांधी ने कर दिया। अब इनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, और शक्ति बढ़ने का इफेक्ट भी अब दिखने वाला था। इफेक्ट यह हुआ कि जब बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट आया, तो उस समय वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई पूंजीवादी व्यक्ति थे, और इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी थी तो समाजवादी थी। उन्होंने बहुत सारे मामलों में विरोध करना शुरू किया, और अंततः एक्ट पारित करने के 1 या 2 दिन पहले ही मोरारजी देसाई को फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया, जिससे वो काफी नाराज हुए। और वो कुछ अन्य जो कांग्रेस, अंदर के जो कांग्रेस के पुराने मजबूत जड़ें थी, वो इनके खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ होने लगे। इंदिरा जी के जब खिलाफ हुए तो सबसे पहले जो खिलाफत हुई वो प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर हुई। कांग्रेस ने अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया नीलम संजीव रेड्डी को, और नीलम संजीव रेड्डी के सामने इंदिरा जी ने, उसी कांग्रेस की पीएम इंदिरा जी ने वीवी गिरी को बनाया। वीवी गिरी जीत गए, और बुरा लगा, टूटन हुई, बहुत वृहद स्तर से टूटन हुई, और पूरे देश का विपक्ष एक साथ होकर चुनाव लड़ा, और इंदिरा जी अकेले अपने चेहरे के बल पर चुनाव लड़ने चली। और उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव हुआ कि इंदिरा जी जो जनरल इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन में 352 सीट लेकर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर, 271 की जगह 352 सीट्स के साथ इंदिरा जी लोकसभा का चुनाव जीतती हैं। साथ ही साथ 17th स्टेट में
कांग्रेस की सरकार बनती है। उस समय 17th स्टेट ही थी, 12 स्टेट पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार थी और बाकी 5 स्टेट में कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी। कद और ऊपर हो गया। उसी समय पोखरण का मामला भी आता है, 18 मई 1974। इससे भी इनकी इमेज काफी इंटरनेशनली अप हो गई थी और भारत के अंदर भी। लेकिन केशवानंद भारती का जजमेंट आता है, आप सबको पता है, 24 अप्रैल 1973। अंक काटने की कोशिश जुडिशरी के द्वारा विधायिका का। अदर रीजन, इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी इसलिए संक्षेप में बताता हूं। गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी बढ़ा रही थी। अकाल उसी समय आ गया भारत में। रेलवे की स्ट्राइक, छात्र आंदोलन, तमाम चीजें। गुजरात में विद्रोह, सत्ता को लेकर मोरारजी देसाई का इंदिरा जी के खिलाफ पूरी तरह से सड़क पर आ जाना, और बाद में जेपी, जो जीवन में कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक आदर्शवाद और नैतिकता को छोड़कर कोई बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले नहीं कर पाए थे, उनका इंदिरा जी के विरोध में आना। और इन सब चीजों का परिणाम यह हुआ कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया में खड़ा हुआ, संपूर्ण क्रांति के नाम से इंदिरा गांधी के खिलाफ। और सेम टाइम पे एकदम मीनवाइल साइमल्टेनियसली एक और इफेक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का जजमेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जस्टिस सिन्हा का जजमेंट आता है। और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का सेक्शन 123 के इंटरप्रिटेशन के ग्राउंड पर इंदिरा गांधी के चुनाव में सरकारी तंत्र का प्रयोग, स्पेसिफिकली कर्मचारियों के द्वारा चुनाव का संचालन गलत बताया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, और इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेचर था उसको रद्द कर दिया गया। अब बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, और इस गड़बड़ी का असर क्या हुआ कि 12 जून को जजमेंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के जस्ट बाद 23 जून को सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। वेकेशनल बेंच में जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं, और उनके इस पोस्ट को, या जो जजमेंट है उसको, एक कंडीशनल स्टे दे दिया जाता है। कंडीशनल स्टे मिल जाता है, यानी वो पीएम रहेंगी, हाँ, उनके कुछ अधिकार जो लोकसभा से संबंधित हैं वो उनको नहीं प्राप्त होंगे। 23 जून बहुत मुरीद दिन है। इस दिन एक बहुत महान व्यक्तित्व पैदा हुआ था जिसका नाम प्रवीण दुबे है, लेकिन ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। और उसी दौरान क्या हुआ कि आंदोलन बहुत चरम पे था। अब जब इंदिरा जी को स्टे मिल गया तो जेपी आंदोलन और तमाम सारे लोग ये तय कर लिए कि अब तो इनको पीएम पद से इस्तीफा दिलवा के रहेंगे। ये इंदिरा गांधी थी। रात में मिडनाइट को 25 जून को इमरजेंसी लागू हुई। नाउ यहां से स्टार्ट होता है एक नया सफर, 42nd अमेंडमेंट। इन सारी घटनाओं को जानना इसलिए जरूरी है कि आखिर एक ऐसा अमेंडमेंट कोई ला कैसे सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को छूने की भी कोशिश करे, लेकिन की गई। आ जाते हैं 42nd के डिस्कशन पर। इसके बाद पर्पज पे डिस्कशन कर लेते हैं। इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। इंदिरा गांधी की सरकार ने बताने की कोशिश की कि खाली शोर मचाने से नहीं होगा, कुछ तुम्हारी भी ड्यूटी है, और ये बहुत अच्छी चीज जोड़ी गई। आर्टिकल, सॉरी, ये कैसे चलेगा, चलिए मेरे हिसाब से शायद इससे चलेगा। आर्टिकल
51A फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट किया गया, चैप्टर 4A आ गया, जिसके थ्रू आर्टिकल 51 कैपिटल ए में स्मॉल ए से लेकर जे तक फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, के भी जोड़ा गया है, लेकिन वो 86 में जोड़ा गया है, 86 अमेंडमेंट के थ्रू मोहनी जैन के जजमेंट के इफेक्ट में, तो वो अभी यहां पर डिस्कसेबल नहीं है। फिर आ जाता है स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल अथॉरिटीज, एनहेंसिंग गवर्नमेंट पावर, रिड्यूसिंग जुडिशियल इन्फ्लुएंस, वही केशवानंद से पीड़ित थी। 24th 25th का जो इफेक्ट था आर्टिकल 13 क्लॉज 4 368 क्लॉज 3 से काम नहीं बन पाया था, इसलिए 42nd के थ्रू इसी में 368 4 and 5, आप समझ जाएं, 4 and 5, अभी इसको मैं डिस्कस कर लूंगा, जोड़ दिया गया, क्या है अभी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है इसी में प्रमोशन ऑफ सोशल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल की जब बात आती है तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आपको देखने हैं उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको देखना है स्पेसिफिकली 31C इज एनफ एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि आगे हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि strengthening central authorities, the primary aim was to enhance the authority of central government and reduce the power of judiciary through the 368 clause 4 and 5, क्लॉज 4 and 5 क्या कहता है? क्लॉज 4 and 5 क्या डिस्कस करता है? क्लॉज 4 ये कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ अगर बनाती है तो नो वन कैन टच दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट और लॉ, इवन जुडिशरी टू, मीन जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है, मैं इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ के सुना देता हूं। नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall be called in question in any court on any ground। कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है तो उसको किसी भी ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता बिफोर दी एनी कोर्ट, यानी जुडिशियल रिव्यू जो हमको आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से प्रोवाइड है वो छीन लिया गया। और क्लॉज 5 क्या कहती है कि देयर शैल बी नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द constituent power of parliament to amend by way of addition, variation or repeal of the constitution, any provision of constitution, means कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है संसद के पास कोई भी लॉ बनाने का, अमेंड करने का, ऐड करने का, खत्म करने का। एब्सोल्यूट पावर, क्योंकि इतनी घटनाएं जो हो गई थी वो इंदिरा जी के अंदर थोड़ी सी वो भावना जो ईगोस्टिक होती है, भावना जो लॉर्ड एटकिन के शब्दों में कहें तो पावर टेंड्स करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, अधिकार भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण अधिकार पूर्ण भ्रष्ट बनाती है, जैसी स्थिति आने लगी थी। ये एक बहुत बड़ी बात हुई और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया, ये आपके साथ अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक। ये एक बात आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोविजन पे आ जाते हैं। सेम थिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड हियर, जुडिशियल रिव्यू, वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था, 368 4 and 5, क्लॉज 4 and 5। लेजिस्लेटिव पावर जो हुआ, लेजिस्लेटिव पावर इसमें खासतौर से अमेंड टू इन्वॉल्व पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर, इसमें 105 का डिस्कशन भी है और 194 का डिस्कशन भी आता है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जब बात करते हैं तो क्या क्या है, 31C के साथ 39B एंड C, इसको हमेशा देखेंगे। 31C के साथ प्लस 39B एंड C, क्योंकि मकसद तो असल में यही था, बहुत बड़ा मकसद था 42nd में। इसके अलावा क्या मकसद था, इसके अलावा मकसद था आपका इसी में 43A and 48A and 39A also, pre-legal aid, participation in management industries for giving a more empowerment to the labor union, 48A for the protection of wildlife and forest environment से रिलेटेड। ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इसमें जोड़ दिए गए। न्यू आर्टिकल्स, फिर वही बात जिसको आप जान चुके हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन से, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमरजेंसी प्रोविजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो इमरजेंसी का टाइमिंग बढ़ाने का इशू था उसके संदर्भ में अमेंडमेंट किया गया। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 20 और 21 का वायलेशन खूब अच्छे से किया गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी थ्रू द मीसा। मीसा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था जिसके तहत राजनीतिक लोगों को जो इंदिरा जी के विरोध में थे उनकी गिरफ्तारियां की गईं और इसको चैलेंज किया गया एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के केस में। लेकिन उसकी कहानी हमने आप लोगों को संजीव खन्ना जी जब चीफ जस्टिस बने हैं उसमें मैंने बताई है, देखिएगा। उसमें सरकार के साथ खड़े नजर आए सारे के सारे लोग एक्सेप्ट जस्टिस हंसराज खन्ना, जिन्होंने बाद में रिजाइन दे दिया क्योंकि उनको सीनियरिटी बेसिस पर जो बनाया जाता था जज, चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तो वहां यहां पर वो बहुत बड़ा डिस्कस का मामला नहीं है। लेकिन इसी चीज को 20 और 21 को 44th अमेंडमेंट में इसीलिए कह दिया गया, अमेंडमेंट करके कह दिया गया कि अब कोई स्टेट ऐसा नहीं कर सकती, यानी नो वन कैन टच द आर्टिकल 20 and 21 fundamental right. Thereafter related provisions, one more thing is very necessary to learn. The preamble was modified to include the words socialist and secular. Socialist, basic purpose of constitution actually to establish a socialist nation. And socialism means what? Socialism means a equal distribution of the natural and economic resources or opportunities, economic opportunities, equality, social justice, ये है समाजवाद। समाजवाद कहता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। और अल्टीमेटली जो 39B and C का मामला था जिसके लिए 31C लाया गया वो इसीलिए गलत नहीं हुआ, क्योंकि 39B and C अगर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है तो 14 भी तो इक्वालिटी की बात कर रही है। 19 क्लॉज 1G जो आपको राइट टू ट्रेड ऑक्यूपेशन देता है, क्या एक हाथ में होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रही है। इसलिए 14 और 19 को अगर वो ओवरलैप भी कर रहा है वो गलत नहीं हुआ। इसीलिए केसवानंद में उस अमेंडमेंट को, 25th अमेंडमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। तो सोशलिस्ट की बात और सोशलिज्म की जो मैंने डेफिनेशन दी है वो एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इनको आप जरूर सोशलिज्म के बारे में जानने के लिए पढ़ेंगे। और एक और शब्द जोड़ा गया सेकुलरिज्म, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक मिला हुआ है, वी ऑल नो वेरी वेल। सेकुलरिज्म भी जोड़ा गया, नहीं भी जोड़ा जाता
तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब जोड़ ही दिया गया तो हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट in respect of protection of a secularism. Why secularism is very important for the democratic country? कोई देश डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता अगर वहां पर सेकुलरिज्म नहीं है, और सेकुलरिज्म की अगर इज्जत नहीं कर रहे हैं, दैट मीन कि इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है, रिलीजन सुप्रीम है आपका, और जहां भी रिलीजन सुप्रीम होगा वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होना ही होना है। इसलिए सेकुलरिज्म को भी बचाने का काम बहुत जरूरी था, उसको यहां पे मेंशन करके डाला गया। सेकुलरिज्म से रिलेटेड दो बहुत महत्वपूर्ण केस है, एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, 1994 का जजमेंट है, एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में यह कहा गया कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात भी इस केस में बताई गई। एज वेल एज अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिएगा। अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोथ आर रिलेटेड टू द सेकुलर वॉर, सेकुलरिज्म। देयरआफ्टर आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू दिस अमेंडमेंट। Introduce Article 228A allowing High Court to determine question regarding the constitutional validity of state law. State law के संवैधानिक जो विधियां हैं उनकी संवैधानिकता को, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए हाई कोर्ट के पास कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड किए गए। इमरजेंसी नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजन। Expanded grounds for declaring a national emergency and allow for temporary suspension of fundamental right during emergency. During emergency, Article 19 पर से सस्पेंड हो जाता है, मीन्स जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होती है वैसे ही आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। और प्रेसिडेंट कैबिनेट की सिफारिश से, जिस सिफारिश से वो 352 के आधारों पर इमरजेंसी लगाते हैं, बाकी फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकते हैं। दैट टाइम व्हेन इंदिरा गांधी इन्फोर्स अ इमरजेंसी इन 1975, आर्टिकल 20 और 21 को भी सस्पेंड कर दिया जाता। यही कारण था ना कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का मामला आया, हैवियस कॉर्पस केस कहा जाता है, उस पर डिटेल में फिर कभी चर्चा। तो ये एक बहुत बुरी बात इसमें थी। दैट्स वाई इन अ 44th अमेंडमेंट इस चीज में अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि इफेक्ट में, अभी हम लोग इफेक्ट में आएंगे। 44th अमेंडमेंट आप दिमाग में जरूर रखें कि इसका इफेक्ट जो है वो 44th अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट। और आर्टिकल कौन सा देखेंगे, 359। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रोविजन हम लोगों ने पहले ही चर्चा की। एडिंग है 39A फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, अच्छा ये वही किसके प्रयासों से ये हुआ है, बहुत बड़ी बात आपको मैं बताऊं। जस्टिस कृष्णा अय्यर का इसमें रोल रहा है, कभी इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और जस्टिस कृष्णा अय्यर वही हैं जो 23 जून 1975 को इंदिरा गांधी का जो जजमेंट आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसमें उनको पीएम पद से हटा देने की बात थी, उसको टेम्पोररी इंजंक्शन या स्टे लगाते हैं, ये वही कृष्णा अय्यर। हालांकि शुरुआत में इन लोगों के बहुत अच्छे संबंध नहीं है। इवन कृष्णा अय्यर कांग्रेस के वो भी रहे, मतलब राजनेता भी थे, लेकिन चूंकि वकील थे, बाद में वो फिर केरला हाईकोर्ट के जज हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वो दूसरी कहानी। 48A environmental protection, 43A workers participation in management. It also asserted that law implementing directive principle could not be declared unconstitutional based on the fundamental right. ये जो बात कह रहा है मालूम है कौन सी कह रहे हैं, आप लोगों को कई बार बोल चुका मैं इस वीडियो में, वही बात। कौन सी बात?
जो आपने 39 बी एंड सी को के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए 31 सी जो लाया गया 25th अमेंडमेंट के थ्रू, बहुत ध्यान से समझेंगे, 39 बी एंड सी के फुलफिलमेंट के लिए 31 सी लाया गया थ्रू दी 25th अमेंडमेंट। उसी में एक काम और कर दिया 42nd अमेंडमेंट ने, क्या कर दिया कि ऑल फंडामेंटल राइट कैन बी overlapped or suspended for the fulfillment of all directive principle of state, DPSP। ये एक बहुत बड़ा अत्याचार था, फंडामेंटल राइट को खत्म करने का प्रयास था। मींस ऑल DPSP प्रिवेल अपॉन दी ऑल फंडामेंटल राइट, ये लाया गया 42nd अमेंडमेंट से। इसको भी खत्म किया गया, इफेक्ट में जाएंगे तो पता चलेगा। इसको खत्म कब किया गया? 44th से। और 44th में फिर वही व्यवस्था कर दी गई कि केवल 39 BNC के लिए। ये 42nd में ये बात आ गई कि किसी भी मौलिक अधिकार को किसी भी नीति निर्देशक तत्वों के लिए समाप्त किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। चेंज इन लेजिस्लेटिव पावर, इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट अब ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट 42nd में किए गए, फिर भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 105 एंड 194 बोथ आर रिलेटेड टू दी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Article 105 was amended to grant each house of parliament right to evolve their power and privilege, same as जैसे उनके पास पहले था उस तरह से उनको वो राइट्स मिल जाएंगे। And Article 194 was similarly amended for state legislature। ये यूनियन के लिए है और ये स्टेट के लिए है। सीधी सी बात ये थी कि जो भी अधिकार आपको पहले से प्राप्त थे वैसे ही अधिकार आपको, जो प्रिविलेज है वो प्राप्त होंगे, इवॉल्व हो जाएंगे, आपके में वो शक्तियां निहित हो जाएंगी। ये बात आई। जुडिशियल रिव्यू रिस्ट्रिक्शंस, वही बार बार आप इन चीजों को रिपीट करेंगे तो अच्छे से याद होगा। क्लॉज 4 एंड 5। क्लॉज 4 एंड 5 अभी मैंने आपको बताया। 4 कहता है कि कोई भी जो लॉ बनाया गया है 368 के तहत उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, मींस उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। और 5 कहता है कि पार्लियामेंट के 368 में केवल प्रोसीजर नहीं है, 360 इज नॉट अ प्रोसीजर, इट इज अ पावर ऑफ पार्लियामेंट, and parliament may make any law in respect of fundamental right also, and thereby he change any article of the chapter 3 or any chapter 3 specifically mention करना जरूरी है। यहां पर एडिंग कर सकती है, अल्टर कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिपील कर सकती है। जो बात निकल के आ रही है वही आ रही है कि जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीनने का प्रयास किया गया। और जुडिशियल रिव्यू का पावर इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर हेल्ड इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मिनर्वा मिल के केस में बोल दिया कि 4 and 5 ऑफ 368 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक नहीं है, माना नहीं जाए, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंप्लीकेशंस वही बात है जो मैंने आपको बताई। कर्टेलमेंट ऑफ जुडिशियल पावर, इसका जो हुआ इफेक्ट वो मैंने आपको भी बताया
एरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट छीनने की कोशिश की गई, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर अमेंडमेंट्स, और इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए 44th अमेंडमेंट भी लाना पड़ा। इवन मीसा जो आया था, प्रिवेंटिव डिटेशन एक्ट, उसके मिसयूज को रोकने की भी बात की गई। इमरजेंसी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी 44th में इसीलिए किए गए कि 2021 को खत्म नहीं किया जा सकता। और जो मैं बता रहा हूं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, जो अरेस्ट होगा डिटेंशन में वो 3 मंथ से घटाकर 2 मंथ हो जाएगा, और जो एडवाइजरी बोर्ड होगी उसमें जिसके रिकमेंडेशन पर, जिसकी एडवाइस पर आगे रखना है या नहीं रखना है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर जजेस, रिटायर्ड और एक्टिंग, से बनेगी। इवन बट 24 ये आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं है, अभी लागू नहीं है। ठीक, केस लॉ एज वी डिस्कस, I.C. गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। जस्टिस सुब्बा राव ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इस एक्ट को लागू किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को नहीं टच कर सकती। 13 का लॉ 368 का लॉ नहीं है, यही बात। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 of constitution, deeming any amendment abridging these right unconstitutional. These judgment subjected constitutional amendment to judicial review, limiting parliament amending power to protect fundamental right. Thereafter, the crucial significance is here. The case upheld the inviolability of fundamental right, asserting they cannot be amended by parliament and emphasizing constitutional supremacy and stability. It introduces prospective overruling to ensure the ruling applies in future cases while protecting past amendment, balancing judicial review and legal continuity. And the second case law, case 1 and Bharti, very important case. Judgment date 24th April 1973. Supreme Court delivered a landmark judgment in 7.6 majority decision establishing the basic structure doctrine. Mean parliament can make any law without the threatening, without the touching the basic structure of the constitution. And what is basic structure? What are the basic structure? It will be decided by the different cases and through the different circumstance. The court ruled that while parliament has wide power to amend the constitution under 368, it cannot alter or destroy basic structure. ओके और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ. सिग्निफिकेंस, द केस लिमिटेड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्डिंग इट्स कोर वैल्यू. कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया, जब आप मनवाली नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को मत छूइए, बाकी जो करना है कर लीजिए, आधारभूत ढांचा टच नहीं करना. ठीक. एंड द थर्ड केस लॉ इज इंदिरा नेहरू गांधी. दैट्स व्हाई I discussed about the entire important and fundamental reason of passing this 42nd amendment. इंदिरा नेहरू गांधी, क्योंकि इंदिरा नेहरू गांधी तक आने के लिए आपको वो यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, गोलकनाथ से लेकर पूरी यात्रा. मैं एक बार आपको और दिखाऊंगा वो, लेकिन पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं.
जजमेंट दिस केस ओवरटर्न द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग voiding the इंदिरा गांधी सिलेक्शन। इंदिरा गांधी के सिलेक्शन को इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस के आधार पर देखा गया, लेकिन असल में देखिए मुद्दा उसमें केवल एक बात थी कि वो अपने कुछ कर्मचारियों के माध्यम से अपने चुनाव को कंडक्ट करा रही थी। 14 आरोप लगाए गए थे, जिसमें से केवल एक आरोप बस यही साबित हुआ था, बाकी सब धराशायी हो गए थे। मिनिस्टर एंड स्पीकर एज द वॉलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी चीज का इसका इफेक्ट खत्म कर दिया 39 अमेंडमेंट से, हटा ही दिया। इंदिरा गांधी ने 39 अमेंडमेंट लाई और उन्होंने कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो या स्पीकर का हो, ये जुडिशियल रिव्यू का मैटर नहीं रहेगा, हटा दिया गया। ठीक है। while barred judicial review of election of prime minister and speaker as it violated the basic structure doctrine, the judgment upheld the principle that judicial review is essential of the constitution। फिर वही बात आ गई इस केस में, दोबारा फिर इसी बात को बोला गया। ठीक, सिग्निफिकेंस, the judgment reaffirmed that parliament cannot amend the constitution in a way that alter its basic structure. This was a critical moment to establishing judicial supremacy over legislative action. Same thing. Sorry. Practice question. Before practice question, इस चरण का जो अंतिम पड़ाव है वो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हम लोग डिस्कस करते हैं हर अमेंडमेंट में। तो वो है आपका कि विच आर्टिकल वाज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट टू रिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट पावर रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव एक्शन। तो इसका उत्तर है आपका आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 इसका उत्तर है, और इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था उसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया 43rd अमेंडमेंट के थ्रू। तो अब ये जो था, जो जोड़ा गया था 329A, अब वो आपके सामने नहीं। तो इसका उत्तर हमारा ये है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आप इन्हें देखेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए।